हेलो एवरीवन, तो मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स, जो भी आज के न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहे हैं। ओके, तो हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बनते हैं। ओके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, जो ये कौन से कंट्रीज के ग्रुप ने किसका न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस समूह के देशों द्वारा की गई थी। ठीक है, कौन से देशों द्वारा की गई थी। तो इसको जानने के पहले एक बार पहले अपन इन ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये G7, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, ये क्या है। ओके, G7 की बात करो तो ये G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7। ओके, G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7। इसमें टोटल 7 कंट्रीज है। ओके, टोटल 7 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 7 नाम से समझ में आ रहा है। ये जो 7 है ये सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थी उस टाइम की जब इन्होंने ये ग्रुप बनाया था। ओके, नाम देखते हैं अपन इनके, क्या क्या बन जाएगा आपके, फ्रांस, ओके, जर्मनी, यूके, जापान, इटली, 1 2 3 4 5 इटली, कनाडा, और क्या रह गया, यूरोपियन यूनियन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हो गए। ये 7 कंट्रीज किसके, G7 के मेंबर है। वैसे ही बात करूँ एशियन कंट्रीज, तो एशियन कंट्रीज में टोटल 10 कंट्रीज है। ओके, कितने मेंबर है इसके, टोटल 10 कंट्रीज है। कौन से कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया के हैं। ओके, साउथ ईस्ट एशिया, टोटल 10 कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया के। तो कौन से कंट्रीज है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड, जो है ना, ये सारी कंट्रीज एशियन कंट्रीज के मेंबर है। ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या रहता है, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये है ब्राज़ील का फुल फॉर्म। इनका क्या काम है, बेसिकली जो ये कंट्रीज़ है, मीन्स जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ये आपस में जो इकोनॉमी और से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, मुद्दे, अपने देश की डेवलपमेंट्स, भले ही वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल है, पुअर्टी पे काम कर रहे हैं, गरीबी रेखा से कम जैसे लोग हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी भी तरीके के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, रोड बनानी है, सड़कें बनानी है, कोई भी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो वो ब्रिक्स अपनी टीम के लिए करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सार्क की। तो सार्क क्या है, ओके, सार्क की बात करूँ तो सार्क क्या है, साउथ एशियन, ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी जो साउथ एशियन जो है उन कंट्रीज़ का क्या, रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल जो चीज़ें होती है यही बेसिकली जितने भी ग्रुप्स हैं, G7 हो, G20 हो, G6 हो, या ब्रिक्स, एशियन, जो भी है अपने पास। ठीक है, इन सब का मेन काम क्या होता है, जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ओके, ये इनमें से किसने, ठीक है, इनमें से कौन उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पेरेंट यानी जो जिन्होंने इनको स्टार्ट किया है। ठीक है, जिस ग्रुप ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टार्ट किया है, तो वो आपका आंसर क्या बनेगा, ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन एथलीट हैज़ वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। अगर एशियन गेम्स 2023 की बात करूँ तो अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, है ना। एशियन गेम्स कब तक चलेगा, 8 अक्टूबर तक। ओके, 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभी इंडिया की बात करूँ तो अभी आज जब मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस टाइम तक इंडिया के पास टोटल 34 मेडल्स हैं। ओके, टोटल 34 मेडल्स हैं, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं अपन, और क्या बात करते हैं अपन, अभी ये जो इवेंट है, अभी जो एशियन गेम 2023 चल रहा है, ये कहाँ पे है, रहा है तो हांगझोउ में। ठीक है, जो हांगझोउ है, हांगझोउ कहाँ है, चाइना में। ओके, हांगझोउ चाइना में ये इवेंट चल रहा है अभी फिलहाल। आपका क्वेश्चन क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन लेकर आए। बात करूँ तो ये ABCD
ये जो भी नाम है, क्या नाम है, दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह और सिफ्ट कौर शर्मा, ठीक है, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। बात करूँ तो इन चारों ने, जो भी आपके नाम है, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी कब, 2023 में। अभी जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उनमें इन सब ने गोल्ड मेडल जीता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा किसने जीता है, आपका आंसर बनेगा सी, ओके, ऐश्वर्या प्रताप सिंह ठाकुर ने, तोमर ने। तो जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर हैं, इन्होंने कितने गोल्ड जीते हैं, सबसे ज़्यादा जीता है, ये बात ठीक है। अब हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, कितने जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 2 गोल्ड जीते हैं, बाकियों ने 1-1 जीता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्या, जो आपकी दिव्यांश सिंह है, रुद्राक्ष है और ऐश्वर्या है, इन तीनों ने मिलकर इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसमें, शूटिंग से। ये तीनों प्लेयर्स, ये जो 4 ऑप्शन है, ये चारों प्लेयर्स भी शूटिंग से रिलेटेड ही हैं, ओके। सबसे ज़्यादा इस बार हमारे मेडल्स भी शूटिंग में आए हैं। टोटल कितने मेडल आए हैं शूटिंग में, 16 मेडल, ओके। सबसे ज़्यादा मेडल्स भी हमें शूटिंग में मिले हैं। तो जो टोटल 2 गोल्ड मिले हैं, किनको, ऐश्वर्या प्रताप को, ये हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्पोर्ट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट, क्वेश्चन ही आ गया, क्या है, मोस्ट मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल्स टू इंडिया टैली एट द एशियन गेम्स 2023, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एशिया खेल 2023 में भारत की तालिका में किस खेल ने सबसे अधिक पदों का योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा पद, जो सबसे ज़्यादा पदक आए हैं खिलाड़ियों ने, सबसे ज़्यादा जो एथलीट्स हैं, सबसे ज़्यादा पदक किस फील्ड में लेकर आए हैं, शूटिंग में, रोइंग में, क्रिकेट में, सेलिंग में। अभी अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा किस में है, शूटिंग में, 16, ओके। रोइंग की बात करूँ, रोइंग में टोटल 5 मेडल है। क्रिकेट में बात करूँ 1 है, और क्रिकेट में जो ये 1 है, ये क्या है, गोल्ड मेडल, ओके, गोल्ड मेडल है, और इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो जीत कर लेकर आई है। सेलिंग में टोटल 3 मेडल है इंडिया के पास। अभी मैं जब ये पढ़ा रही हूँ तब तक इंडिया के पास 34 टोटल पदक हैं, ओके। कितने पदक हैं फिलहाल, 34 पदक हैं इंडिया के पास। और अगर बात करूँ तो इस बार इंडिया का टारगेट क्या है कि हम 100+ पदक लेकर आएंगे। पिछली बार कितना था, 78, ओके। पिछली बार कितने पदक थे हमारे पास, 78। तो इस बार का टारगेट है कि 100 पदक, 100 से ज़्यादा पदक लेकर आएंगे। हमारा आंसर क्या बनता है, आपका आंसर 16, सबसे ज़्यादा कहाँ है, शूटिंग में जीत कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सितंबर 2023 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP लॉन्च्ड इनोवेटिव, एक कुछ प्रोग्राम लेकर आए हैं, एज अ प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग ग्लोबल नीड टू सपोर्ट इनहेंस सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्थायी वित्त के समर्थन और बढ़ाने की बढ़ती वैश्विक आवश्यकता के लिए एक सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में अभिनव लॉन्च किया है, ठीक है। UNDP बेसिकली इतनी सी चीज़ जान लो आप, जो UNDP है, ठीक है, UNDP, ठीक है, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो क्या प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके साथ मिल, किस लिए किया है, सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए, यानी कि इकोनॉमी की चीज़ क्षेत्र में हम काम करेंगे और थोड़ा सस्टेनेबल चीज़ों की ध्यान रखेंगे, हमारी जो प्रकृति है इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला क्या है आपके पास, क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव। क्या ये क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव है, यानी कि जलवायु पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ई लर्निंग। ई लर्निंग हमें पता है ई लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अगर आप अभी ये चीज़ यूट्यूब पे देख रहे हो, ये भी एक ई लर्निंग का पार्ट है। तो क्या यूट्यूब ई लर्निंग से रिलेटेड काम कर रहा है। ग्रीन फाइनेंस लैब, क्या कोई ग्रीन फाइनेंस लैब बनाएगा, ठीक है। ग्रीन फाइनेंस लैब का मतलब क्या है कि ऐसी एनवायरनमेंट रहेगा, ऐसा ऑफिस रहेगा जहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है चीज़ें, तो ये सब ग्रीनरी रहेगी, मीन्स सोलर से क्या बोलते हैं, सोलर पावर हम यूज करेंगे, सौर ऊर्जा यूज करेंगे, ओके, सौर ऊर्जा, ऐसी चीज़ों का यूज़ करके ऑफिस बनाया जाएगा, लैब्स बनाया जाएगा। या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता है, UNDP क्या चाहता है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होते हैं, जिस पे चीज़ें बेची जाती है, बेची और ख़रीदी जाती है, यानी सेल का काम होता है, ओके। हमारे जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पर हम चीज़ें सेल करते हैं, बेचते हैं। आप खुद भी मर्चेंट बन सकते हो, आप भी अपने एरिया की चीज़ें फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, है ना।
तो वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो आपका इनमें से क्या है, तो यूएनडीपी क्या करना चाह रहा है, एक ई लर्निंग, इसका जो प्रोग्राम है वो क्या है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इनोवेटिव तरीके से, यानी एकदम अलग तरीके से, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से क्या चलाना चाह रहा है, ई लर्निंग प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इट्स एंड्रॉयड, ओके, ध्यान रखो, एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। एंड्रॉयड हम सबके फ़ोन में होता है, जो iOS यूज़ नहीं करते, जो एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी बात हो रही है। तो एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ, किनके साथ मिलके, कौन कर रहा है, सबसे पहले तो ये बताओ, हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया है कौन सी कंपनी कर रही है, किसके साथ मिलके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी यानी NCS, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सबसे पहले तो ये बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस किसके पास है। ओके, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस किसके पास है। आपका आंसर बनेगा किरण रिजिजू। ओके, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू जो है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में जो मंत्रालय है इनके पास है, किरण रिजिजू के पास। चलो अब आगे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी, अगर पहले इनकी बात कर ले हम लोग। ओके, पहले एक बार बात करते हैं अपन। अब देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल। ठीक है, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। मेटा से क्या जानते हो आप, मेटा यानी कि एक पेरेंट कंपनी है, इसकी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि आप इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो ये सब किसके पार्ट है, ठीक है, ये सब किसके पार्ट है, मेटा के। व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक चला रहे हैं हम लोग, इंस्टा चला रहे हैं, ये सब किसके पार्ट है, मेटा के। मेटा की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेटा का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ओके, कैलिफोर्निया US में। माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया US में। गूगल का भी हेडक्वार्टर नहीं, गूगल का नहीं। ओके, गूगल का कहाँ है, गूगल का भी है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में, ये इतना याद रख लो कि आप ये जितने भी चार पढ़ रहे हो, ऑप्शन में कैलिफोर्निया आए ना आए, इतना आएगा US में है या नहीं। तो सबसे पहले बेसिक बात इतना याद रख लो, ये जो चार के चार हैं इनका कहाँ है, हेडक्वार्टर US में ही है। अलग अलग बात करूँ तो कैलिफोर्निया में इसका है। ओके, गूगल का भी कैलिफोर्निया में है, एप्पल का भी कैलिफोर्निया में है। ओके, किसका नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ पे है, वॉशिंगटन। ओके, वॉशिंगटन US में है, इसका माइक्रोसॉफ्ट का। मेटा के CEO की बात करूँ तो मेटा के CEO कौन है, हमने बहुत सारी इमेजेस देखी है उनकी, मार्क जुकरबर्ग। ओके, और फिर माइक्रोसॉफ्ट के CEO की बात करूँ तो कौन है, सत्य नडेला। ओके, सत्य नडेला इसके CEO है माइक्रोसॉफ्ट के। गूगल के CEO की बात करूँ वो भी हमारे इंडिया, सत्य नडेला इंडियन है। गूगल के CEO की बात करूँ तो ये भी कौन है, इंडियन है। उनका नाम क्या है, सुंदर पिचाई। ओके, सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। नेक्स्ट बात करें हम एप्पल की, तो एप्पल के कौन है, टिम कुक। एप्पल के CEO कौन है, टिम कुक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या, ओके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस क्या, एंड्रॉयड अर्थक्वेक। ठीक है, एक अलर्ट सिस्टम लेकर आए हैं एंड्रॉयड अर्थक्वेक। मीन्स जब अर्थक्वेक आएगा तो आपके फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप, फ़ोन में आपके अलर्ट आ जाएगा। जैसे कभी सुना है डिजास्टर मैनेजमेंट से अपने मैसेज आता है अपने, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट से मैसेज आता है जब बहुत तूफान आता है, 50 किलोमीटर से अबव 80 किलोमीटर इतनी तेज़ हवाएं चलेगी आपके एरिया में, ऐसे मैसेज आते हैं। तो अब ये मैसेज जो है कौन सी कंपनी मिलके करेगी, तो आपका आंसर मिलेगा गूगल। ठीक है, हर एक कंपनी के बारे में बताया है पर गूगल ध्यान रखना, कौन सी कंपनी, एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड के साथ कौन सी कंपनी कर रही है कोलैबोरेट, तो गूगल कर रही है। अब ये क्या होगा, ये कंपनी ऐसे काम करेगी, ये जो रिपोर्ट, ये जो अलर्ट्स आपको देगी, आपके फ़ोन में अलर्ट आएगा। तो इसमें बस बेसिक चीज़ें, आपके फ़ोन में डेटा होना चाहिए। ओके, मीन्स रोमिंग डेटा होना चाहिए, इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए, या फिर आपका फ़ोन उस समय वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर इंटरनेट होना चाहिए, मीन्स डेटा होना चाहिए। ओके, ये दो चीज़ें, और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़, लोकेशन आपका ऑन होना चाहिए। ओके, लोकेशन इनेबल्ड होना चाहिए।
आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इन सेप्टेम्बर लॉन्च द फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन। सबमरीन पता है क्या होता है? किस देश ने हाल में ही सितंबर में हाईकून नामक अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, बस एक छोटा सा न्यूज़ है कि हाईकून नाम का जो एक सबमरीन है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है ताइवान। इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। कंट्री का नाम याद रख लो और सबमरीन का नाम याद रख लो। और ये सबमरीन कैसी है? डोमेस्टिकली, यानी कि जो ताइवान है, ताइवान ने ये सबमरीन अपने खुद की कंट्री में डेवलप करी है। आगे चलते हैं। इन सितंबर 2023, ठीक है, सितंबर 2023 में चाइना लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेम्ड, क्या नाम है? योगैन 33D इनटू स्पेस बाय यूजिंग कौन सा रॉकेट? आपसे पूछा जा रहा है, ये अलग अलग रॉकेट के नाम है, जैसे हमारे भी होते हैं ना, PSLV होता है, GSLV होता है, लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, वैसे ही इनमें से कौन से सैटेलाइट की हेल्प से, कौन से रॉकेट की हेल्प से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब बात करूँ YAOGAN, ओके, YAOGAN, इसका एक और नाम है, क्या नाम है? इस नाम से भी पूछा जा सकता है आपको, YAOGAN यानी योगैन 3304। ओके, इस नाम से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन दूसरी कंट्री का न्यूज़ है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट भी है और डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च 4C। ओके, लॉन्ग मार्च 4C, इसको लेकर जाएगी क्वेश्चन। आपको इन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो उस नाम से क्वेश्चन आ जाएगा योगैन 33D या फिर योगैन 3304, दोनों नाम से क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा? लॉन्ग मार्च 4C। और ये जो है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट किस लिए भेजी जा रही है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगी। ओके, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगी, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगी? क्रॉप से। ओके, एग्रीकल्चर जो हो रहा है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर, ठीक है, कोई भी मतलब बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ। और या फिर जो जैसे कि चाइना है, तो चाइना में लोग खेती करते होंगे, एग्रीकल्चर करते होंगे, तो वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग खेती करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मौसम कैसा रहेगा, आपको क्या उसके लिए तैयार रहना है, तो है ना, उसके लिए ये योगैन 33D को सेंड किया गया है, जो कि लॉन्ग मार्च 4C से सेंड किया जाएगा। और ये किन चीज़ों पे बताएगा? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो डिजास्टर से रिलेटेड, यानी तूफान, बारिश, ऐसी जो चीज़ें आती है ना, सुनामी, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले से प्रिडिक्ट करके बता देगा, ताकि अपन उसके लिए रेडी रहे। नेक्स्ट है आपके पास, द डैश वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, याद रखना, जो वर्ल्ड मैरीटाइम है, यूनाइटेड नेशन इसलिए है क्योंकि IMO क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी पेरेंट है। मीन्स यूनाइटेड नेशन जो है, इसने इसकी स्थापना करवाई थी। ओके, किसने स्थापना की थी? यूनाइटेड नेशन ने IMO की, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। चलो बात करते हैं, कब सेलिब्रेट किया गया था? 28 सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर को। अगर मैं बात करूँ, हमारा क्या है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे, WMD, ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 28 सितंबर को, है ना। अब ये 28 सितंबर को इस बार सेलिब्रेट किया गया है। ओके, इसकी पहली बार यानी 2022 में कब किया गया था? अगर 2022 की बात करूं तो 2022 में कब सेलिब्रेट किया गया था? 29 सितंबर को। अब आप कहोगे कि अभी 28 को, पिछले साल हमने 29 सितंबर को किया था, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है वो लास्ट थर्सडे, कब? किसका? सितंबर मंथ का। जो सितंबर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है, उस दिन वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे किस लिए मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये इसको मनाती है, मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपना दिन मनाती है। जैसे हमारा परिवार है, मेरा बर्थडे मनाएगी। ओके, ऐसा है। IMO, इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
लंदन में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करें, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एडिशन है जो हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल, ये इसका कौन सा संस्करण है, कितने साल का हो गया वर्ल्ड, इतना ही याद रखो, ठीक है। कौन से कितने साल का हो गया, तो कितने साल का हो गया? 46। इस बार कौन सा संस्करण था? 46वां। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट अमरावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? टाइगर रिजर्व अभी बहुत न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इसके पहले इंडिया के पास 53 टाइगर रिजर्व्स थे, अब कितने हो गए हैं? 54। ओके, क्यों? क्योंकि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व ऐड हो गया, एक नया टाइगर रिजर्व आया है। उसका क्या नाम है? याद रखना, वीरांगना दुर्गावती। ओके, वीरांगना दुर्गावती नाम है जो नया टाइगर रिजर्व कहाँ आया है? मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है जिसका क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती। पहले एमपी में 6 टाइगर रिजर्व्स थे, अब कितने हो गए हैं? 7 टाइगर रिजर्व हो गए। वैसे ही पहले 53 थे और अब कितने हो गए हैं? अब टोटल हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। ओके, और स्टेट्स की भी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स है वो कहाँ है? महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में ही। ओके, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 785। ओके, 785। नेक्स्ट बताओ, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये मैं रैंक वाइज बता रही हूँ। ओके, और फिर है केरला। ये टॉप 4 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जहाँ पे टाइगर की काउंट्स है। तो अपने मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ 785 टोटल टाइगर्स हैं। कर्नाटक की बात करूँ तो 563 यानी 563 हैं। उत्तराखंड की बात करूँ तो 560 है और केरला की बात करूँ तो 444। ओके, केरला की बात करूँ तो कितने हैं? 444 के। एक सेकेंड, चलो यहाँ, हाँ चलो ठीक है। केरला, ये क्या हो गया? महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में कितने हैं आपके पास? 444। केरला नहीं, केरला पहले था, अब महाराष्ट्र है हमारे पास। महाराष्ट्र में कितने हैं? 444। क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में है 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 है। हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट अमरावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? जो अमरावती टाइगर रिजर्व है ये कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर बनेगा आपका तेलंगाना। ओके, कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपके पास गांधी जयंती। ठीक है, हम सबको पता है हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बापू का बर्थडे आता है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का बर्थडे था उस दिन, तो 2 अक्टूबर आने वाला है। 2 अक्टूबर से और भी चीज़ें याद आ रही होगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर, दृश्य में याद नहीं करना है अभी। ओके, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। अब देखो, गांधी जयंती से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्वच्छ भारत। ओके, स्वच्छ भारत, जो स्वच्छ भारत इनिशिएटिव है ये कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। किन्होंने स्टार्ट किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत इनिशिएटिव। इसके साथ ही एक झाड़ू दान भी स्टार्ट किया था एसपी सिंह ने। ठीक है, तो अभी स्वच्छ भारत की बात करते हैं और ये कब लॉन्च हुआ था? गांधी जी के 145वीं बर्थडे पे। ठीक है, 145वीं जब वर्षगांठ थी किनकी? महात्मा गांधी जी की, तब। अब ही हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? महात्मा गांधी जी की 154th बर्थ एनिवर्सरी। कब स्टार्ट हुआ था? 145th पे। इस साल हम क्या कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हैं? 154। चलो आगे बात करते हैं। इट रिमार्क द 154th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। फॉर्मली नोन एज, हम इनको किस नाम से जानते हैं? हम इनको प्यार से क्या कहते हैं? बापू महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। और ये फादर ऑफ नेशन भी है। आप सारे नोट पे देखोगे महात्मा गांधी को हम इंडिया के फादर ऑफ नेशन कहते हैं। और साथ ही साथ हमारी जितनी भी करेंसी है, इंडियन करेंसी, उनके ऊपर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई होती है। आगे अब देखो, अब क्या है? अभी हम स्वच्छ भारत की ही बात कर रहे थे, तो इस साल कौन सा है? 154th एनिवर्सरी है। ठीक है, 154वीं वर्षगांठ है। तो इस बार का थीम है स्वच्छ भारत। हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना,
2 अक्टूबर को ही लॉन्च हुआ था, तो स्वच्छ भारत डे जो है वो 2 अक्टूबर को आता है। तो इस बार का थीम क्या है? 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। 2 अक्टूबर को हम सबको एक साथ 1 घंटे के लिए अपने घरों से बाहर निकलना है और झाड़ू लगाना है, यानी अपने एरिया को साफ करना है। इज़ द थीम फॉर 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इस बार जो 2 अक्टूबर में गांधी जयंती है ना, ये उसका थीम है। ट्रेजिकली अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनकी हत्या कर दी गई थी। कब? जनवरी 30, 1948 को। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में। ओके। महात्मा गांधी जी रामराज लाना चाहते थे, नाथूराम गॉडसे पूरा अगेंस्ट थे उसके कि नहीं, कोई रामराज नहीं आ सकता। नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दी थी जनवरी 30 को 1948 में महात्मा गांधी जी की। ओके, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट आते हैं TCS टॉप्स कंतर ब्रांड्स टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट। ठीक है, एक ब्रांड की रिपोर्ट्स आती है, क्या नाम है? कंतर ब्रांड्स टॉप 75। ये इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, ओके, इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी एक लिस्ट निकालती है कि सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू क्या कौन सी कंपनी की है। मतलब कौन सी जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे ज़्यादा पैसे है कौन सी कंपनी के बाद, उससे। तो आंसर क्या है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब मैं TCS की बात करूँ तो टाटा के पास बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स है, टाटा TCS है, टाटा के और क्या चलते हैं, टाटा स्टील्स है ना। ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज है टाटा की। तो टाटा के अंदर जो ये TCS, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस में एक रिलायंस जियो आ जाता है ना। फिर ट्रेंड्स आ जाता है जो कपड़ों का ब्रांड है, जियो है जो मोबाइल सिम का है, वैसे ही टाटा का है। तो टाटा ने टॉप किया है इस रिपोर्ट को। ओके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज़ रिटेन्ड, पहले भी टॉप पे था, अभी भी वापस टॉप पे है। कितनी पूरी ब्रांड वैल्यू है इसकी? 43 बिलियन ब्रांड वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 43 यानी 43 बिलियन डॉलर की प्रभावशाली ब्रांड वैल्यू के साथ सूची में शीर्ष पर है। ओके, सूची में किस पे है? शीर्ष पर है। अपना प्रतिष्ठित स्थान बना बरकरार है, यानी पहले से भी टॉप पर ही था, इस बार भी टॉप पे ही है। अब अपन कुछ देख लेते हैं जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर टॉप 10 जो कंट्रीज रही है। ओके, टॉप 10 कौन सी कंट्रीज रही है? कंट्रीज नहीं, कंपनीज रही है। टाटा कंसल्टेंसी TCS जो है 42.96, यानी कि 42.96 को 43 मानोगे ही, है ना, राउंड फिगर में कर लो। तो 43 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट पे है। वैसे ही बात करूँ तो HDFC बैंक जो है ये एक फिनेंशियल सर्विसेज, आपको पता है बैंक है, यानी कि हमें फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो HDFC सेकंड नंबर पे है। इन्फोसिस क्या है? TCS की तरह ही है। ओके, बिजनेस भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी IT के फील्ड में। IT के फील्ड में बात करूँ तो इंडिया में TCS और इन्फोसिस। ओके, इसके साथ साथ और विप्रो भी है, IBM है, ऐसी कंपनीज है। पर इंडिया की बात करूँ इन्फोसिस और जो TCS है, इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस की चेयरमैन कौन है? NR नारायण मूर्ति। ओके, NR नारायण मूर्ति ये। और TCS की बात करूँ, TCS के CEO कौन है फिलहाल? तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, नटराजन चंद्रशेखरन। अब TCS न्यूज में है इसलिए उनके CEO भी न्यूज में आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। एयरटेल हम सबको पता है सिम वाली कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ICICI बैंक फिर अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी है? HDFC टॉप में आई है और टॉप 10 में HDFC भी है और ICICI बैंक भी है। एशियन पेंट्स से रिलेटेड आज एक और न्यूज़ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिलायंस जियो, कोटक महिंद्रा बैंक और HCL टेक्नोलॉजीज, ये आप लिस्ट दे सकते हैं। टॉप 10 में ऐसे लिस्ट रही है। ओके, अब स्टार्टिंग के जो टॉप 3 है, टॉप 5 है, वो आप लर्न कर लो। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार टू एस्टेब्लिश सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। बिहार में एक कोई कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ओके, टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ऐसी प्लानिंग चल रही है। यानी इसके पहले एक और होगी, तो एक और कौन सी थी वहाँ पे? वाल्मीकि। ओके, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी, वाल्मीकि नाम से। चलो आगे डिस्कस करते हैं। द अपकमिंग टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट विल कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग, कौन सी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वहाँ पहले से है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी उसी की हेल्प करेगा, उसको और निखारेगा, ऐसा समझ सकते हो। ओके, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है ना,
हम अच्छे लग रहे हैं, तो यानी वही कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको और निखार के लेकर आएगा। कहाँ, जो हमारा वाल्मीकि कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कैमूर जिले के भीतर अपना दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। ओके, अगर अभी हमने टाइगर रिजर्व्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। टोटल इंडिया में कितने हैं, 54 टाइगर रिजर्व हैं। ओके, इंडिया में कितने, 54 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं टोटल। अभी अभी नया कौन सा बना है, वीरांगना दुर्गावती बना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एमपी में टोटल अब कितने हो गए हैं, 7। ओके, पन्ना, पेंच, कान्हा, ऐसे बांधवगढ़, ऐसे कहाँ पे है, एमपी में। आप एक बार नाम याद कर लेना सारे। बिहार करंटली बोस्ट और टोटल टाइगर पॉपुलेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि बिहार भी अब टाइगर पॉपुलेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, टाइगर्स को प्रिजर्व कर रहा है। अभी टोटल कितने हो गए वहाँ पे, 54। अभी हमने बात करी थी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी में कितने हैं, 785। इसके साथ ये इंडिया में टॉप पे है। और अगर पॉपुलेशन की बात करूँ टाइगर की, तो लगभग 70%, ओके, 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो टाइगर है वो इंडिया में रहता है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, गूगल एंड HP जॉइन हैंड्स टू मेक क्रोम बुक्स इन इंडिया। क्रोम बुक्स की बात करूँ, आपने मैक बुक सुना है, बुक्स होते हैं, मीन्स एक टैबलेट होता है, पढ़ाई का काम आता है। मोस्टली लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं टैबलेट्स, बाकी वर्किंग एरियाज़ में कम ही यूज़ करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं टैबलेट्स, तो उन्हीं के एजुकेशन के लिए ये टैबलेट का जो स्टार्ट किया जा रहा है। क्या है, गूगल और HP। आप देख सकते हो HP, गूगल, इसकी हमने देखी अभी। गूगल और HP दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कैलिफोर्निया में ही। ओके, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया में। कभी तुम्हारा नहीं आंसर आया, तुम तुक्का लगाओ तो भी सही हो सकता है, अगर तुम्हारा सही लगे तो। चलो आगे बात करते हैं। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट HP हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विथ, किसके साथ, गूगल के साथ। HP क्या है, एक टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड करती है। HP के आपने प्रिंटर सुने होंगे, लैपटॉप सुने होंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें हम HP की यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है HP। गूगल का तो हमें सब पता है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है हर तरीके की, उसी पे रिलेटेड है। क्या है, गूगल मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स, क्या करेगा, इंडिया के अंदर क्रोम बुक्स मैन्युफैक्चर करेगा। एक महत्वपूर्ण विकास में HP ने भारत के क्रोम बुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ क्या किया है, गूगल और HP ने टाई अप किया है, साझेदारी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या होगा, दिस कोलैबोरेशन एम्स टू मेक अफोर्डेबल कंप्यूटिंग। अफोर्डेबल यानी कि ऐसे HP के कंप्यूटर्स कितने में आते हैं, HP के देखो, अगर मैं बात करूँ, एक बार अपन इसको हटाते हैं। ओके, एक बार अपन इसको हटाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि है ना, एप्पल के जो iPads आते हैं, ओके, कितने के आते हैं, 2 लाख के, 1 लाख के, ठीक है, कम अगर सस्ता लूँ तो 1 लाख तक का, 2 लाख तक का, इतने महंगे महंगे मैकबुक्स आते हैं, है ना। iPad की भी बात करूँ तो iPad भी बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो इसी को कम करने के लिए, ये अफोर्डेबल तो नहीं है ना, हर कोई नहीं, अपने इंडिया में अपन को पता है, इंडिया में बात करूँ तो हार्डली 1% लोग अमीर हैं, ठीक है, जिन्हें हम अमीर कह सकते हैं। 10% लोग हैं जो महंगी महंगी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। 60 से 70% लोग जो हैं वो हम जैसे हैं, यानी आम नागरिक हैं, आम आदमी हैं। हम ऐसी महंगी महंगी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, हाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारे लिए क्या है, मीन्स अब नॉर्मल आम आदमी के बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या है, उनके अफोर्डेबल कंप्यूटिंग के सपोर्ट करने के लिए HP और गूगल ने एक टाई अप किया है कि हम क्रोम बुक्स लेकर आएंगे स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली फोकस किस पे रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए। ओके, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो लोकल मैन्युफैक्चर्स होगा तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, हम अभी कहाँ 1 लाख 2 लाख की बात कर रहे थे, और कितने में मिल जाएगा लोगों को, 20 से 30 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा मार्केट में, जब ये बन के आएगा 20 से 30 हज़ार में मिल जाएगा। द कोलैबोरेशन बिटवीन HP एंड गूगल इन विजन सपोर्टिंग डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। अभी आप डिजिटल पढ़ रहे हो बोर्ड पे, तो ये डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि अब पता है अब चीज़ें डिजिटल का ही है, डिजिटल प्लस ग्रीन। ओके, डिजिटल प्लस ग्रीन, अभी पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, प्लस AI। ये 4-5 चीज़ें देख लो, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे भी हमारा पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा काम कर रहा है AI के ऊपर। AI किससे लिंक्ड है, डिजिटल से। ओके, तो डिजिटल और AI, तो ये क्या करेगा, डिजिटल एजुकेशन इंडिया में बूस्ट करेगा। क्यों, अगर चीज़ें सस्ती हमें मिल रही है तो हम अफोर्ड करेंगे।
अब जहाँ बच्चा 10 बुक पढ़ के है ना एक नॉलेज लेकर आ रहा था, कहाँ ढूंढूं इतने सारे बुक्स, अब सर्च करेगा उसको मिल जाएगा। ओके, ये बात है कि एजुकेशन को बूस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, पीएम टू लॉन्च संकल्प सप्ताह। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो क्या लॉन्च कर रहे हैं, संकल्प सप्ताह। कब, ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को, ठीक है। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। ओके, प्राइम मिनिस्टर, अब संकल्प सप्ताह क्या है इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो संकल्प सप्ताह एक तरीके से एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसमें क्या है कि जो सिटीजन्स है, जो हमारे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स, उनको उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा सुधारना। ओके, अगर वो मान लो उनकी इकोनॉमी को बढ़ाना, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी वाली चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को लेना, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, रोड जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, तो हमारे लिए फैसिलिटीज़, हमारी लाइफ को थोड़ा अच्छा करना, अपग्रेड करना, यही है। ओके, बात करते हैं ये कब स्टार्ट किया है, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर 2023 को संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कि शुरुआत करेंगे। ये क्या है, अ विजनरी इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या होगा, विजनरी, जिसके अंदर क्लोज टाइड अप विद द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम मीन्स छोटे छोटे ब्लॉक्स पता है क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक होता है, रीजन होता है, रूरल एरियाज है ना, गांव का क्षेत्र, वैसे ही जो ब्लॉक्स है इसके डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स, इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ ब्लॉक्स लेकर आए हैं कि इन एरियाज पे काम किया जाएगा, नंबर कितने नंबर के हैं उतने। ओके, इनकी हर एक चीज़, इन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को सुधारी जाएगी, थोड़ी अच्छी लाइफ बनाई जाएगी, इस बारे में बात की जा रही है। और ये एक फ्यूचर प्रोग्राम है, मीन्स हम धीरे धीरे अभी अगर चीज़ें सही करना चाह रहे हैं तो उसका असर 10 साल बाद दिखेगा। ऐसा तो नहीं आज से कि आज के आज ही हमें उसका असर दिखेगा। द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कब, जनवरी 7, 2023 को इस प्रोग्राम का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का उद्घाटन 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 7 जनवरी को ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था। ये क्या है, होलिस्टिक अप्रोच है, एक तरीका है, एक अप्रोच है, अ ड्राइव पॉजिटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। यानी मैंने क्या बोला, जो सिटीजन्स रह रहे हैं तो उनकी जो बेसिक नीड है ना, यानी सबसे बेसिक नीड्स को अच्छा करना है। मीन्स अगर बेसिक रूट्स को अगर मजबूत कर देंगे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट में उसका असर देखा जाएगा। तो यही है संकल्प सप्ताह का इनिशिएटिव, या जो संकल्प सप्ताह चल रहा है। एबीपी अब क्या करेगा, ये किस पे फोकस करेगा, ऑन 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और 329 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये कुछ ब्लॉक्स की डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे यानी स्टेट्स और पे। ओके, तो टोटल 329 जिले हैं और 500 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 500 ब्लॉक्स है, इन एरियाज़ की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। ये क्या है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अपलिफ्ट अ लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी लोगों की जो लिविंग नॉर्मल जो हमारी लाइफ है, अगर आप कंपेयर करो हमारी एक गांव में, ठीक है, बात करूं एक गांव के लोगों की लाइफ और एक शहर के लोगों की लाइफ, अपने आप आपको लाइफ का डिफरेंस पता चल जाता है, उनकी वे ऑफ लिविंग और हमारी। तो वही है कि हमारी लिविंग के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा ही किया जाएगा। जैसे गांव में कुछ साल पहले तक शौचालय यूज़ नहीं करते थे, है ना, अब कर रहे हैं, तो यानी उनकी वे ऑफ लिविंग को अच्छा किया गया है। अब लोग साफ़ सुथरे रह रहे हैं, हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं। तो यही चीज़ें इसकी प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है, इन सब चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए। 7 जनवरी को लॉन्च हुआ था। और क्या क्या चीज़, और 6 चीज़ें रखी गई है कि इन 6 चीज़ों पे तो ध्यान देना ही देना है। इन 6 चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो अपने आप जो वो वर्ग है वो ऊपर आएगा, चीज़ें सुधर जाएगी लोगों की। क्या, संपूर्ण स्वास्थ्य, लोगों की जो स्वास्थ्य है, लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देना है। सुपोषित परिवार, उन एरियाज़ में जो हमारे 500 ब्लॉक्स है, 329 329 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनके परिवारों को सुपोषित बनाना, यानी पूरा न्यूट्रिशन भरा खाना उन तक पहुँचे, ऐसा ध्यान देना है। कृषि, आपको पता है
हमारा इंडिया कृषि में बहुत वेस्ट है, एग्रीकल्चर पे ही काम करता है, हमारा बैकबोन, इकोनॉमी का बैकबोन ही एग्रीकल्चर कृषि है। कृषि मीन्स जो किसान है उनके वे अर्निंग का स्रोत ही है एग्रीकल्चर, खेती। नेक्स्ट शिक्षा, जो हर एक इंसान है उन तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, एजुकेशन पहुंचना चाहिए। एजुकेशन पहुंचेगा अपने आप डेवलप करेंगे। एक परिवार अगर शिक्षित होगा आसपास के सब लोगों को शिक्षित करेगा। समृद्धि दिवस और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हम समृद्ध हो, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार, ऐसा टाइप। ओके, इसका जो इनॉग्रल इवेंट हुआ था, यानी 7 जनवरी को ये जो इवेंट हुआ था, ठीक है, वो इसी पे बेस था। मोदी जी जो थे हमारे, उनका मेन काम क्या था, उन्होंने क्या मेन डिसाइड किया कि हम बस हमारा जो एरिया है उसको एक बार हम रूट में डेवलपमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। एक बार हम बेसिक चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, पूरा कंट्री एक साथ डेवलप होना स्टार्ट करेगा। अभी उसका असर नहीं दिखेगा पर कुछ टाइम बाद तो दिखेगा ही। आगे चलते हैं। भारत मंडपम से अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ों में न्यूज़ में रहा है। कब? G20 का भी इवेंट ही हुआ था, है ना। चलो यहाँ पढ़ते हैं। द इनॉग्रल इवेंट एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, कहाँ रहा है? न्यू दिल्ली में सितंबर 30 को, जो अभी सितंबर 30 को संकल्प सप्ताह चलेगा, उसका इनॉग्रल इवेंट भारत मंडपम में रहेगा। द ओवर रीचिंग गोल क्या है? ब्लॉक लेवल। द ओवर रीचिंग गोल ऑफ द इनिशिएटिव इज टू एनहेंस गवर्नेंस एट ब्लॉक लेवल, यानी एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को सुधारना इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि हम हर एक रूट से एकदम बेसिक से चीज़ों को सुधारेंगे, अपने आप कंट्री डेवलप होगा, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं। कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनोग्रेटेड इन मसूरी। मसूरी में कार्टोग्राफी जो म्यूजियम है वो, कार्टोग्राफी की बात करूँ तो कार्टोग्राफी से मतलब है मैप्स, ओके। जो हम मैप्स देखते हैं ना, इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, नदियों का मैप, ऐसे माउंटेन्स का मैप। तो ऐसे ही जो माउंटेन का जो कार्टोग्राफी म्यूजियम यानी मैप से रिलेटेड जो म्यूजियम है, कहाँ? मसूरी यानी ऊपर उत्तराखंड साइड, वहाँ पे उद्घाटन हुआ है। द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड सतपाल महाराज, कौन है? सतपाल महाराज, इनोग्रेटेड द जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इन द पिक्चरेस्क टाउन ऑफ मसूरी। मसूरी में ये म्यूजियम खुला है, इसका उद्घाटन हुआ है। कब? वर्ल्ड टूरिज्म डे पे। कब किया गया है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब से मनाया गया था? 27 सितंबर को। इस साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे आया था। क्या है नाम? याद रखना, उत्तराखंड। चलो, जो सतपाल महाराज हैं, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति जो मंत्री है सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस, जो विश्व पर्यटन दिवस है के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में सुरमय शहर में, क्या नाम है? हमारे जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया है किन्होंने? सतपाल महाराज ने। कौन है वो? टूरिज्म मिनिस्टर है यूके के, उत्तराखंड के, यूके। हाँ। द न्यूली इनोग्रेटेड जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इज अ वन ऑफ अ काइंड इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग द क्या क्या? कार्टोग्राफी, सर्वेइंग एंड माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग यानी कि वो लोग जो पर्वतारोहण करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, उनके बारे में बताया जाएगा उस म्यूजियम में। कार्टोग्राफी यानी कि जो मैप्स है, जो जैसे मैप वो फॉलो करके जाते हैं, पता है पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पर्वतारोहण एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। कब क्या चीज़ हो जाए हमें नहीं पता, कब पहाड़ फिसल के नीचे आ जाए, है ना, पत्थर फिसल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है पर्वतारोहण करना। तो इन सब चीज़ों को एक संग्रहालय में दिखाया जाएगा ताकि हम लोगों को भी पता चले कि कितना मुश्किल है ये, ओके। The museum boasts impressive collection exhibits showcasing the Great Trigonometry Arc Survey। ये ठीक है, एक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री आर्क सर्वे है, एक सर्वे है एक तरीके का। किसका? जॉर्ज एवरेस्ट। जो जॉर्ज एवरेस्ट है उन्होंने खुद ने किया था, उनके नाम पे ही ये म्यूजियम बना है, ठीक है। तो उनकी ये जो ट्रिग्नोमेट्री सर्वे है इसको भी इसके अंदर दिखाया जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। विजिटर्स कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सटेंसिव सर्वे रिकॉर्ड ऑफ वेरियस हिमालयन पीक। इसके अंदर जो हिमालय के अलग अलग पीक है, ठीक है, हिमालय की जो पता है हिमालय सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय में, हिमालय रेंजेस में ही है। तो हिमालय के बारे में भी इसमें डिटेल में बताया जाएगा उस म्यूजियम के अंदर। ड्यूरिंग द सेरेमनी मिनिस्टर महाराज प्राउडली शेयर्ड दैट सरमौली विलेज, एक और चीज़ बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, जो सरमौली विलेज है, ओके, सरमौली विलेज इन कहाँ है?
पिथौरागढ़ में, ओके, सरमौली विलेज कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हैड रिसीव द प्रेस्टिजियस बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड, इस गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप थोड़े अपडेटेड हो तो बताओ, आजकल क्या लोग गाँव में घूमना आ रहे हैं, उन्हें शहर नहीं घूमना, और गांव में भी वो होटल जैसी जगहों पे नहीं रह रहे, वो क्या, होम स्टे। अभी बहुत चीज़ फेमस हो रही है, बहुत फेमस हो रही है ये होम स्टे। अब लोग होटल्स में नहीं रहना चाह रहे, होम स्टे में रहना चाह रहे। होम स्टे भी कहाँ, जो गांव है, ओके, जो गांव का एरिया है वहाँ पे, ठीक है, जो गांव का एरिया है वहाँ पे रहना चाह रहे होम स्टे। तो क्यों, ताकि लोग वहाँ में जो एक्चुअल में जो लोग रह रहे हैं, कैसे रहते हैं, शहरों में तो हम हाई फाई चीज़ों के साथ रहते हैं, पर गांव में अभी भी बेसिक हमारी पुरानी कल्चर को लेके रह रहे हैं। तो जो लोग घूमने आते हैं वो हमारे कल्चर को जानना चाहते हैं, तो वो गाँव में लोगों के साथ उनके घर में रहते हैं। तो जो इसी पे जो सरमौली विलेज है कहाँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसको बेस्ट गाँव का प्राइज़ मिला है। आगे चलो, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो 2023 जो है वो कब मनाया गया है, सितंबर 30 को मनाया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। वैसे ये ज़्यादा डिटेल में आपको ऐसा कुछ है नहीं, अब से इतना ही पूछा जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है, तो 30 सितंबर आपका आंसर बनेगा। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये जो डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 30 एवरी ईयर, हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। सर्व एज अ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ट्रांसलेटर्स एंड लैंग्वेज जो प्रोफेशनल्स होते हैं। सोचो, एक बार आप जाते हो पेरिस, चले जाओ, ठीक है, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, ओके, आपको फ्रेंच बोलना नहीं आता, अब क्या करोगे, वहाँ लोग सारे फ्रेंच बोलते हैं, आपको नहीं आता, बात नहीं कर पाओगे। तो वहाँ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, हाँ, दूसरे देश से हमारे इंडिया में लोग घूमने आते हैं। आप देखो कि जो गाइड्स होते हैं उनको फ्रेंच बोलनी भी आती है, इटालियन बोलने आती है उनको, इंग्लिश तो नॉर्मल अब सबको ही आती है। तो इसलिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत, ताकि वो इंडिया में घूमने आए तो उन्हें चीज़ें पता भी चले। क्या मज़ा आएगा अगर मैं देख लूँ, हाँ ठीक है ये बिल्डिंग है और इसको ताजमहल कहते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने देख लिया ये बिल्डिंग है, इसको हम ताजमहल कहते हैं, ऐसे देख लिया आपने, पर क्या मज़ा आएगा जब तक कोई आपको ये नहीं बताएगा कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था, और ये बात आपको समझ में भी आएगी, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका रोल इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए उनका कितना इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में, इसलिए ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को। अब बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे वाज फर्स्ट, पहली बार 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, को फाउंडर ऑफ एशियन पेंट्स अश्विनी दानी पास्ट अवे एट 79 की उम्र में जो अश्विनी दानी है एशियन पेंट्स की को फाउंडर, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब देखो एशियन पेंट्स हम सब जानते हैं, एशियन पेंट्स हमारे घरों में यूज़ होता है, हर कोई जानता है एशियन पेंट्स, इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है। अभी भी हमने देखा था एशियन पेंट्स का नाम वो टॉप 10 में था, जो ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट आई थी उसके अंदर। चलो यहाँ देखते हैं, अश्विनी दानी जो है वो क्या है, को फाउंडर है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, किसके, एशियन पेंट्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे। उनकी डेथ कब हो गई, 28 सितंबर को। ये आपसे पूछा जा सकता है क्या नाम था, इनकी पोस्ट पूछी जा सकती है, किस पोस्ट पे थे ये, सीईओ और एमडी थे किसके, एशियन पेंट्स के, ओके, को फाउंडर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। फिलहाल कौन है एशियन पेंट्स के, अमित सिंघल, ओके। नेक्स्ट, द आइकॉनिक कंपनी वॉज बिगन इन, जो ये कंपनी है ये इनके फादर ने स्टार्ट की थी, ओके, और 3 जने और हैं, 3 जनों के साथ मिलकर की थी। बिगन इट्स जर्नी इन 1942, 1942 में इवन कंपनी स्टार्ट किया गया था। वॉज फाउंडेड बाय हिज फादर, इनके पिताजी द्वारा, और जो 3 जने और थे उनके साथ द्वारा। और अश्विनी जी जो है, इन्होंने, अश्विनी दानी जी ने 1968 में इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, ओके, इसलिए ये को फाउंडर है। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप ध्यान दे लो। जो पेगासस करियर एकेडमी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमारी क्लासेस चलती है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, जो इसके अंदर जो ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच की बात करूँ तो इसके ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश का पूरा स्पेशल कोर्स मिलेगा, रीजनिंग का, जीके जीएस का, मैथ्स का, ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। जो भी एजुकेटर्स है, टॉप एजुकेटर्स हैं, ओके, जो टॉप के एजुकेटर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, साथ साथ आपको
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, बहुत सारे टेस्ट हैं, 4 टेस्ट देते रहोगे इतने टेस्ट हैं आपके पास। CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, ये सारी जो भी कोर्स है SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है वो सारा इसके अंदर कवर्ड रहेगा आपके। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, पेगासस करियर एकेडमी नाम से गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड करो, आपको कोर्स परचेज करना है, फाउंडेशन बैच का आप कोर्स परचेज कर सकते हो यहाँ से। ओके, अगर हम बात करें GD, SSC GD, ओके, SSC GD की अभी भर्ती आने वाली है 84,000, ओके, कितनी 84,000 से भी ज़्यादा पदों पे भर्ती आ रही है। 84,000 प्लस पदों पे भर्ती आ रही है किसकी, SSC GD की। तो उसके लिए भी एक फाउंडेशन बैच लेकर आई है पेगासस करियर एकेडमी। कब से स्टार्ट हो रहा है आपका बैच, 5 अक्टूबर से शाम को 4 बजे। ये जो बैच है ये जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। सीरियल लाइव क्लास होगी, जैसे क्लासरूम में क्लास चल रही है वैसे ही लाइव क्लास आपको आपके पेगासस की ऐप पे मिल जाएगा। ओके, अगर आपको डाउनलोड करना है, बैच आपको ज्वाइन करना है, वही ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें जाकर आप GD का कोर्स परचेज कर लो। ओके, तो यूज़ करना, डेफिनेटली डाउनलोड करो, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपके पास तैयारी करने का। ओके, चलो होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।